Hello everybody, hello G, hello and welcome everybody. Welcome to this session on Sunday 19th of March. बेटा जैसे मैंने आप लोगों से सबके साथ वादा किया था कि आई विल बी ब्रिंगिंग अप द सेशन, लेकिन ये सेशन लाइव नहीं है. दिस इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ. आप लोगों को इस सेशन में कोई डाउट हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप के ऊपर अलग से पूछ लीजिएगा. और कल मंडे को 20 तारीख को विल बी स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ जीएसटी. इनकम टैक्स के कुछ और चैप्टर्स आपके बच जाएंगे. जो भी बचेंगे मैं वो रिविजनरी लेक्चर्स आप लोगों को रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा एवरी डे. जो भी आपके पास टॉपिक्स बच रहे हैं, जैसे एएमटी बचा है, सेक्शन 115 बीएसी का जो न्यू टैक्स रिजीम है वो बचा हुआ है. ऐसे एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं. एग्जेम्प्टेड इनकम है वो भी है. तो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं डेली बेसिस पे रात के टाइम पे आपको रिकॉर्डेड मोड पे देता रहूँगा. और जीएसटी मैं 7 बजे कल से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ 20 तारीख को मंडे से, जैसे प्रॉमिस किया था. और 2 अप्रैल टू 9 अप्रैल क्लासेस आपकी होंगी डेली बेसिस पे. मैं उनको शेड्यूल कर दूंगा रिकॉर्डेड क्लासेस को. मैं दिल्ली में नहीं हूँ. I'll be going for a vacation from 2nd April to 9th of April. I won't be available for live classes, but I will give you the recorded sessions for that as well. तो आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा. और आज का भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का. और ये जो टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसके अंदर आपको याद है जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि पूरा चैप्टर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे 3 अलग अलग पार्ट्स में. एक पार्ट होगा हमारा गिफ्ट का, दूसरा हमारा होगा डिविडेंड का, और तीसरा जो बैलेंस के टॉपिक्स बच जाएंगे वो. तो इस सेशन में मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक गिफ्ट का. गिफ्ट का टॉपिक पूरा मैं डिस्कस कर देता हूँ. डिविडेंड्स और बाकी का जो बैलेंस वाला है वो भी हम लोग करेंगे. लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करूं उससे पहले एक छोटी सी बात. जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का चार्जिंग सेक्शन जो है वो चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 56 सब सेक्शन 1. ये सेक्शन बताता है कि कोई भी ऐसी इनकम जो सैलरी के चैप्टर में, हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में, बिजनेस एंड प्रोफेशन के चैप्टर में, कैपिटल गेन्स के चैप्टर में, इन 4 चैप्टर्स में कोई भी इनकम अगर टैक्सेबल नहीं हो पा रही है तो उस इनकम को अल्टीमेटली हम लोग टैक्सेबल करेंगे अंडर दिस चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. उसके बाद सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 हमें लिस्ट ऑफ इनकम्स बताता है, वो इनकम्स जो कि हमेशा टैक्सेबल होंगी एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेस. सेक्शन 57 जो है वो हमें लिस्ट देता है ऑफ एक्सपेंसेस विच आर अलाउड टू बी रिड्यूस्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सेक्शन 58 हमें लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस देता है जिनको लेस करना अलाउ नहीं किया जाता व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. 3 मेन सेक्शन है, 56 है, 57 है, 58 मेन सेक्शन है. इसके अलावा डीम्ड डिविडेंड सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 या यू में से क्लॉज 22 वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 1 में डिविडेंड के बारे में बात होती है. सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10 में गिफ्ट्स के बारे में बात होती है. और इनके बीच में 1 और 10 के बीच में बाकी के सारे प्रोविजन जो हैं वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बाकी के प्रोविजन रह जाते हैं. गिफ्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10. अगर आपको कभी भी किसी भी तरह का कोई अमाउंट अगर आपको किसी पर्सन से मिल रहा है, किसी भी एक पर्सन को किसी भी दूसरे पर्सन से अगर किसी भी प्रकार का कोई अमाउंट मिल रहा है और उस अमाउंट के लिए कोई कंसिडरेशन अगर इन्वॉल्व नहीं है तो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ गिफ्ट और उसको हम लोग टैक्सेबल कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में. किसके लिए टैक्सेबल करेंगे? टैक्सेबल करेंगे उसके लिए जिसको ये पैसा मिलेगा. मैंने आपको यहाँ पे शिवम का एक एग्जाम्पल दिया था. अगर आप इस एग्जाम्पल के अंदर अगर शिवम कहीं से कोई लोन ले रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन ले रहा है जिसकी वो बाद में रीपेमेंट भी कर देता है. अब ये अगर इंटरेस्ट फ्री है तो इसका मतलब कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है. और क्योंकि यहाँ कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो चाहे आप इसको चिल्ला चिल्ला के कहते रहो कि साहब ये तो लोन है,
लेकिन सरकार कहती है हम इस लोन को भी आपकी इनकम मान लेंगे और टैक्सेबल कर देंगे एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेज। लेकिन अगर आप इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे कर देते हैं, चाहे नॉमिनल से इंटरेस्ट दे दो, थोड़ा सा इंटरेस्ट दे दो, तो फिर वहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाती है, और क्योंकि वहाँ पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो जाती है इस वजह से वो आपके लिए गिफ्ट के तौर पे टैक्सेबल नहीं होगा। दैट अमाउंट रिसीव्ड विल बी रिगार्डेड एज अ सिंपल लोन एंड विल हैव नो टैक्स ट्रीटमेंट। इसके साथ साथ में जब आप गिफ्ट का टॉपिक को सीखना चाहते हैं तो गिफ्ट के टॉपिक के लिए आपको दो चीज़ें देखनी होंगी। क्या आपको ये गिफ्ट रिलेटिव से मिल रहा है या गिफ्ट आपको नॉन रिलेटिव से मिल रहा है। गिफ्ट अगर आपको रिलेटिव से मिलता है तो आगे दो चीज़ें चेक कर लेना, क्या वो आपके लिए मॉनेटरी गिफ्ट है या वो आपका नॉन मॉनेटरी गिफ्ट है। अगर वो नॉन मॉनेटरी है तो भी उसके आगे दो पार्ट से डिवाइड कर देना, क्या आपको मूवेबल एसेट मिल रहा है या फिर आपको नॉन मूवेबल एसेट मिल रहा है। अगर वो मूवेबल एसेट है तो फिर उसको दो पार्ट से डिवाइड कर देना, क्या उस मूवेबल एसेट के लिए आपने कोई कंसिडरेशन दिया था या आपने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया था। और इसी प्रकार से अगर कोई नॉन मूवेबल है, लैंड बिल्डिंग है, नॉन मूवेबल है, वहाँ पे भी चेक कर लेना कि क्या आपने कंसिडरेशन दिया था या आपने कंसिडरेशन नहीं दिया था। मान लीजिए अगर आपको गिफ्ट नॉन रिलेटिव से मिलता है, अगेन द होल एक्सरसाइज विल बी रिपीटेड। यू नीड टू चेक वेदर द गिफ्ट इज मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। If it is non-monetary, then whether it is movable or it is non-movable. If it is movable, whether it is with consideration or without consideration. Similarly, in case of non-movable, whether it is with consideration या without consideration. और इन सब से रिलेटेड हम लोगों ने बातें करनी थी एग्जाम्पल्स के साथ। उससे पहले रिलेटिव की डेफिनेशन में कौन कौन आएगा। रिलेटिव की डेफिनेशन में इतना याद रखिएगा, जितने भी आपके फर्स्ट रिलेटिव्स हैं वो सब आपके रिलेटिव्स माने जाएंगे। जो आपके सेकंड रिलेटिव्स हैं उनको रिलेटिव नहीं माना गया है। फर्स्ट रिलेटिव में कौन कौन आ जाते हैं उसके लिए लंबी चौड़ी डेफिनेशन है रिलेटिव की, जहाँ पे सबसे पहले आता है इंडिविजुअल का स्पाउस इज द रिलेटिव। देन लीनियल असेंडेंट्स एंड लीनियल डिसेंडेंट्स आर योर रिलेटिव। लीनियल का मतलब होता है इन द स्ट्रेट लाइन, तो जो भी आपके पूर्वज हैं असेंडेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, ये सब आपके रिलेटिव हैं। लीनियर वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। पैरेलल फैमिलीज जो हैं वो आपके रिलेटिव्स नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आपके दादा का भाई, दादी का भाई, नाना का भाई, नानी का भाई या इन सब की बहनें, वो पैरेलल फैमिलीज हैं, वो आपके रिलेटिव नहीं माने गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में। असल ज़िंदगी में रिलेटिव हैं, टैक्स के सब्जेक्ट के लिए उनको रिलेटिव नहीं माना गया है। इसके साथ साथ में जो भी लीनियल असेंडेंट्स हैं, जो भी लीनियल डिसेंडेंट्स हैं आपके स्पाउस के, वो भी आपके इंडिविजुअल माने गए हैं। तो आपके स्पाउस के माता पिता, आपके स्पाउस के दादा दादी, नाना नानी आपके रिलेटिव माने गए हैं। आपके डिसेंडेंट्स, आपके बच्चे और आपके स्पाउस के बच्चे, इनको भी आपका रिलेटिव माना गया है। आपके बच्चे और आपके स्पाउस के बच्चे अगर अलग अलग हैं, जो कि पॉसिबल है इन केस ऑफ सेकंड मैरिजेस, री मैरिजेस की केस में पॉसिबल है, तो वहाँ पे भी बच्चों को रिलेटिव माना गया है। जो भी इंडिविजुअल है जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं, उसके भाई और बहन माने गए हैं रिलेटिव। यहाँ पे भाई बहन का मतलब जो आपके अपने सगे भाई बहन हैं, सौतेले भाई बहन हैं, उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन आपके कजन्स के बारे में बात यहाँ पे नहीं हो रही है। इसी प्रकार से आपके स्पाउस के जो भाई बहन हैं, चाहे सगे हों या सौतेले हों, वो आपके रिलेटिव हैं, लेकिन कजन्स को रिलेटिव नहीं माना गया है। देन आपके माता पिता के जो भाई बहन हैं, दैट मीन्स आपके मामा, मासी, भुआ, चाचा, ताऊ, ये सब आपके रिलेटिव हैं, और साथ साथ में उनके फर्दर स्पाउस को भी रिलेटिव माना गया है। और इसी प्रकार से ऊपर जितने भी रिलेटिव मेंशन हैं, उन सबके स्पाउस भी आपके रिलेटिव माने गए हैं। इस पूरी बात को समझाने के लिए मैंने आपको एक बहुत अच्छा फ्लो चार्ट दिया था, जहाँ पे अंकित को हम लोगों ने सेंटर पॉइंट बनाया था, और हमने फिर ये सीखा था कि अंकित के रिलेटिव्स में कौन कौन आएंगे। नोटेबली आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आपके कज़न्स हैं उनको रिलेटिव नहीं माना गया है, वो
आपको अगर कुछ दे रहे हैं तो वो नॉन रिलेटिव की कैटेगरी में आएंगे। नॉन रिलेटिव की कैटेगरी में और कौन कौन आएगा, मैंने आपको ये भी लिखवा के दिया है कि भाई वो सभी लोग जो आपके रिलेटिव नहीं हैं वो सब आपके नॉन रिलेटिव की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मूवेबल एसेट या नॉन मूवेबल एसेट क्या क्या होगा। अगर हम लोग पहले नॉन मूवेबल एसेट की बात कर लें तो जो लैंड एंड बिल्डिंग है उनको नॉन मूवेबल एसेट माना गया है। तो फिर मूवेबल एसेट्स कौन कौन से हैं? कैपिटल एसेट्स, जो कैपिटल गेन्स में हम लोगों ने सीखे थे, वो सारे के सारे आपके मूवेबल एसेट्स माने गए हैं। ये वो एसेट्स हैं जो अक्सर एप्रिशिएट होते हैं, ये वो एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएट नहीं होते हैं, जो डेप्रिशिएबल नेचर के नहीं हैं, एप्रिशिएबल नेचर के हैं, उनको कहा गया है कि साहब वो हमारे कैपिटल एसेट्स हैं, और वही कैपिटल एसेट्स हमारे मूवेबल एसेट्स माने गए हैं। इस कैटेगरी में क्या क्या रहेगा? शेयर्स एंड सिक्योरिटीज आ जाएगा, बुलियन एंड ज्वेलरी आ जाएगा, ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स आ जाएगा, स्कल्पचर आ जाएगा, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस इसमें आ जाएगा, वर्क ऑफ आर्ट इसमें आ जाएगा, और न्यू एंट्रेंट, जो न्यू एंट्रेंट है वो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर शामिल किया गया है, जो अमेंडमेंट है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। इसके साथ साथ में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि आपके कपड़े, आपके वॉलेट्स या पर्सेस, आपके मोबाइल फ़ोन्स, कार्स, एनिमल्स, इन ये सब कैपिटल एसेट्स नहीं हैं। इस वजह से इन्हें हम लोग कभी भी एसेट नहीं मानेंगे गिफ्ट के चैप्टर में। इसके बाद अगर हम लोग चले कि साहब अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है, अगर आपको रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है तो वो गिफ्ट अगर मॉनेटरी नेचर का है तो भी वो फुली एग्जेम्प्ट है, और अगर रिलेटिव से मिलने वाले गिफ्ट नॉन मॉनेटरी नेचर के हैं तो वो भी फुली एग्जेम्प्ट रखे गए हैं, चाहे कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो या कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो। मैंने आपको इससे रिलेटेड करण का एक एग्जाम्पल दिया था, एग्जाम्पल आप देखेंगे आपको आराम से समझ आ जाएगा, बिल्कुल भी किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो मेन टॉपिक है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है पॉइंट नंबर 6 से। अगर नॉन रिलेटिव से आपको कोई मॉनेटरी गिफ्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है नॉन रिलेटिव से, तो ऐसे सिचुएशन में उसको आपका गिफ्ट टैक्सेबल तब माना जाएगा जब वो अमाउंट आपका 50,000 रुपये से ज़्यादा होगा। अगर मॉनेटरी गिफ्ट, जो मॉनेटरी अमाउंट है, बिना कंसिडरेशन के कुछ मिल रहा है, अगर वो 50,000 के बराबर या 50,000 से कम है तो वो टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, 50,000 से ज़्यादा होने पे ही टैक्सेबल किया जाएगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल आता है कि मान लीजिए हमें 60,000 रुपीज़ मिले हैं, तो क्या 60,000 के केस में 50,000 पे छोड़ के बाकी 10,000 को टैक्सेबल करें या पूरा 60,000 पे टैक्सेबल करें? तो उसका जवाब है कि हम यहाँ पे पूरा 60,000 पे, पूरा 60,000 रुपीज़ को टैक्सेबल करेंगे। इसके साथ साथ में कंसेप्ट ये था कि जो 50,000 पे है क्या वो पर ट्रांजैक्शन है? इसका आंसर है नो, दिस इज नॉट पर ट्रांजैक्शन बट दिस इज इन एग्रीगेट, फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस इन एग्रीगेट इन वन फाइनेंशियल ईयर आपने 50,000 पे चेक करना है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको नीरज का एग्जांपल दिया था कि नीरज की 3 गर्लफ्रेंड्स हैं और तीनों गर्लफ्रेंड्स ने 20,000 पे उसको दिया है। तो अगर 20,000 पे 3 लोगों से मिल रहा है तो पूरे साल का 60,000 मिल रहा है, और ये 60,000 रुपये का पैसा अब इसके लिए पूरा टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि ये 50,000 रुपये से ज़्यादा है। इसी प्रकार से मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि साहब मान लीजिए नीरज की एक ही गर्लफ्रेंड है और वो जो गर्लफ्रेंड है वो 3 अलग ओकेजन्स के ऊपर कुछ पैसा गिफ्ट में दे, तो अगर वो 3 अलग अलग ओकेजन पे कुछ पैसा गिफ्ट में दे तो ऐसे सिचुएशन में अगेन हम लोग क्या करेंगे, सारे अमाउंट्स को ऐड करके, एग्रीगेट करके हम लोग उसकी टैक्सेबिलिटी करने वाले हैं। देन हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट आया था कि साहब अगर आपको अपने नॉन रिलेटिव से, फ्रेंड से, नॉन रिलेटिव से अगर आपको कोई मूवेबल एसेट मिल रहा है और वो मूवेबल एसेट जब आपको मिल रहा है तो उसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है, तो क्या करें? यहाँ पर भी 50,000 रुपये की लिमिट रखी गई है।
अगर वो मूवेबल एसेट्स हैं, उनकी अगर वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है पर एनम इन एग्रीगेट, तो सारा का सारा अमाउंट फुली टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये 50,000 रुपये से कम या 50,000 रुपये के बराबर है पर एनम इन एग्रीगेट, तो सारा अमाउंट एग्जेम्प्ट रखा जाएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको। अथर्व का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसके अंदर। अगर आपको कोई मूवेबल एसेट गिफ्ट में मिल रहा है जिससे रिलेटेड आपने कोई कंसिडरेशन दिया है, दैट मीन्स आप इसको परचेज कर रहे हैं, लेट अस से दैट वे आप परचेज कर रहे हैं, तो अब हम लोग ये चेक करते हैं कि जो मूवेबल एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू और जो कंसिडरेशन आपने पे करा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है। अगर ये डिफरेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर वो डिफरेंस 50,000 के बराबर या 50,000 से कम है तो आप कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। अगेन यहाँ पे जो 50,000 रुपये है वो पर एनम है, इन एग्रीगेट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन केस मैंने आपको बताया था। एक्सेप्शन केस ये था कि जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, दैट मीन्स जहाँ से आपको गिफ्ट मिल रहा है, अगर वो गिफ्ट देने वाला या प्रोडक्ट देने वाला व्यक्ति ऐसा है जिसका अपना बिजनेस है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। उदाहरण के तौर पे आपको किसी दोस्त से कोई ज्वेलरी का आइटम मिल रहा है, ज्वेलरी प्रोडक्ट मिल रहा है, और जो दे रहा है वो ज्वेलर है, तो जब वो आपको सस्ते दाम पे दे रहा है तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसे हम लोग गिफ्ट नहीं मानेंगे, उसे हम लोग बिजनेस का डिस्काउंट मानेंगे और टैक्सेबल नहीं करेंगे। मैंने इसी प्रकार से सिक्योरिटीज़ के बारे में भी आपसे बात करी थी कि अगर कोई अपने शेयर्स बेच रहा है, सस्ते दाम पे बेच रहा है, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है उसे हम लोग टैक्सेबल करेंगे अगर बेचने वाला ब्रोकर नहीं है, स्टॉक ब्रोकर नहीं है। लेकिन अगर बेचने वाला कोई स्टॉक ब्रोकर है तो जो वो सस्ते दाम पे बेच रहा है उसे डिस्काउंट मानते हुए हम लोग कभी भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। आपको मैंने राहुल का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ज्वेलरी वाला एग्जाम्पल है जो राहुल वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है। देन हम लोग आगे थे अगले कंसेप्ट के ऊपर, दैट वाज नॉन मूवेबल एसेट, जो कि आपको मिल रहा है, नॉन मूवेबल एसेट मिल रहा है नॉन रिलेटिव से और कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो आप ये चेक कर लेना कि जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है और जो लैंड या बिल्डिंग आपको मिल रहा है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है। अगर इस स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपये से ज़्यादा है, और ध्यान रखिएगा 50,000 रुपये यहाँ पर एनम इन एग्रीगेट चेक नहीं करना। नॉन मूवेबल के केस में 50,000 रुपये की जो लिमिट है वो पर ट्रांजैक्शन की लिमिट है। तो अगर आपको जो एसेट मिल रहा है उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन से ज़्यादा की है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। 50,000 के बराबर या 50,000 से कम है तो आप उसे टैक्सेबल नहीं करेंगे। ये लिमिट पर एनम इन एग्रीगेट नहीं है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। साथ साथ में मेरे बेटा ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ये आपको जो लैंड या बिल्डिंग मिल रही है, अगर इसके लिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं, अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं तब आपने क्या करना है। अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे रिलेटेड आपको याद है मैंने आपको ये वाला हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया था। प्रणब मुखर्जी साहब जिन्होंने ये कंसेप्ट बनाया था, उन्होंने क्या किया था, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी साहब ने अपने कंसेप्ट को विदड्रॉ किया। क्यों विदड्रॉ किया वो मैंने आपको बताया था। लेकिन बाद में जब प्रणब मुखर्जी साहब प्रेसिडेंट बन गए और उनकी जगह पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो उन्होंने उसी कंसेप्ट को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया विद अ स्मॉल मॉडिफिकेशन, विद अ स्मॉल चेंज। ये सारी बातें आपको क्लास के अंदर मैं बता चुका हूँ। तो जो भी चेंजेस थे, जो भी उसके अंदर बदलाव हुआ था वो मैंने आपको सारा बताया था। और उसी से रिलेटेड अब हमारे पास कंसेप्ट है कि अगर आपको कोई एसेट, मूवेबल ये मिल रहा है, जो लैंड या बिल्डिंग मिल रहा है जिसके लिए आप कंसिडरेशन पे कर रहे हैं,
तो वहाँ पे अब हम लोग ये चेक करेंगे कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और कंसिडरेशन के बीच में डिफरेंस कितना है। क्या ये डिफरेंस 50,000 रुपये से ज़्यादा है? अगर हाँ तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर वो 50,000 के बराबर या 50,000 से कम है तो फिर वो टैक्सेबल नहीं होगा। ना तो चैलेंज राइजेस कि जब हम लोगों ने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेनी है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से टाइम की लेनी है। जिस दिन हमने बुकिंग करवाई थी उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है, या जिस दिन एक्चुअल में हमें उसका पोजीशन मिल रहा है उस दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना है। कौन सा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया जाएगा? तो चिदम्बरम साहब ने बहुत सूझबूझ और बड़ी समझदारी के साथ कंसेप्ट बनाया और उन्होंने कहा कि अगर आप बुकिंग के टाइम पे एडवांस मनी पे कर रहे हैं, और वो एडवांस मनी अगर आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पे कर रहे हैं, बैंकिंग सिस्टम का मतलब जो रूल नंबर 6A BBA के अकॉर्डिंग है, अगर आप बैंकिंग सिस्टम के थ्रू एडवांस पे कर रहे हैं, बुकिंग अमाउंट पे कर रहे हैं, तब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक किया जाएगा ऑफ द डेट ऑफ बुकिंग। लेकिन अगर एडवांस बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पे नहीं करते, कैश में देते हैं, बीरर चेक देते हैं, सिंपल क्रॉस चेक देते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो डेट ऑफ पोजीशन का चेक किया जाएगा। आपको बहुत सूझबूझ और बड़ी समझदारी के साथ एग्जाम के अंदर भी ये चेक करना होगा कि जो आपको एडवांस अमाउंट के बारे में बताया गया है, बुकिंग अमाउंट के बारे में बताया गया, वो बुकिंग अमाउंट किस प्रकार से दिया है, ये आपको ध्यान से वहां पे देखना होगा। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन सी तारीख का लेना है। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बुकिंग वाली तारीख का लेना है या पोजीशन वाली तारीख का लेना है, और फिर उसके हिसाब से आपने वो डिफरेंस, अगर वो डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है, अगेन यहाँ पे जो 50,000 पे है वो 50,000 पे आपने कैसे चेक करना है, पर ट्रांजैक्शन चेक करना है, ना कि पर एनम इन एग्रीगेट। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। यहाँ पे डेट ऑफ एग्रीमेंट, डेट ऑफ बुकिंग, और यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दैट इज डेट ऑफ पोजीशन, और वो सारी बातें रूल 6A BBA सारी बातें बता चुका हूँ। रूल 6A BBA में क्या होता है वो सारे पॉइंट्स में आपको इसके अंदर समझा चुका हूँ, ठीक। और उसके बाद एक और चीज़ जो थी, वो एक और चीज़ ये थी कि आपको यहाँ पे एक और कंसेप्ट अप्लाई करना होगा, और वो ये है कि जो डिफरेंस आ रहा है, क्या वो डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा है, और इस 50,000 के साथ में एक और चीज़ आपको चेक करनी है, और वो है क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा है। क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल प्राइस के 110% से ज़्यादा है। और ये वाला कंसेप्ट भी क्यों आया था वो भी मैंने आपको बताया था। जब बीजेपी की सरकार बन गई 2014 में, तो 2016 में फिर इन्होंने डीमोनेटाइजेशन कर दिया, 2017 में जीएसटी आ गया, तो बहुत जल्दी बहुत मेजर चेंजेस इन्होंने करे इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से देयर वाज अ ड्रास्टिक स्लो डाउन इन द इकोनॉमी। एंड जो बिल्डर्स थे, जो डेवलपर्स थे, उन्होंने सस्ते दामों पे अपनी बिल्डिंग्स को बेचा, अपनी इन्वेंट्रीज को बेचा। कितना सस्ता? स्टैम्प ड्यूटी से भी कम वैल्यू पे बेचा, और जो डिफरेंस अमाउंट था वो टैक्सेबल हो रहा था। तो फिर बाद में अरुण जेटली साहब को समझ आया कि नहीं साहब, इकोनॉमी स्लो डाउन की वजह से सस्ते में बेच रहे हैं, इस वजह से इनको कुछ मार्जिन देना चाहिए। तो अरुण जेटली साहब ने इनिशियली ये मार्जिन दिया था 5% का, बाद में अरुण जेटली साहब ने उसको बढ़ा के 10% कर दिया था अपनी डेथ से पहले, और फिर अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। 2019-2020 का टाइम आया, कोरोना आ गया। कोरोना के बाद फिर निर्मला सीतारमण मैडम ने इस 110% को बढ़ा के 120% कर दिया था। लेकिन वो 120% में बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फर्स्ट सेल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बीच में ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर वो सब कुछ होता है तो 120%, अदरवाइज 110% ही परसिस्ट करेगा। तो आज 110% ही परसिस्ट कर रहा है, आपने 110% ही चेक करना है। किसका 110% करोगे? डिफरेंस 50,000 से ज़्यादा, और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो सेल प्राइस का 110%।
तो आप सेल प्राइस का 110% कैलकुलेट कर लेना। ये जो 110% आप कैलकुलेट कर रहे हो सिर्फ कंपैरिजन के लिए है। इस 110% वैल्यू का कहीं पे कोई यूज नहीं करना आपने। जो यूज होगा वो या तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का होगा या फिर वो सेल प्राइस का होगा। इसके अलावा और तो किसी चीज का यूज है ही नहीं। 110% वाले वैल्यू का तो कोई यूज ही नहीं है, वो तो सिर्फ कंपैरिजन के लिए है, ओनली फॉर कंपैरिजन। मैंने जो 120% वाली बात कही वो मैंने आपको लिखवाई भी थी कि 110 की जगह 120 किया जाएगा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। कंडीशन ये है कि प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल नेचर की हो, प्रॉपर्टी का सेल परचेज हो रहा हो बिटवीन नवंबर 20 एंड जून 2021, दैट इज कोरोना के लॉकडाउन के बाद का टाइम पीरियड है। प्रॉपर्टी की कीमत 2 करोड़ से कम की हो और साथ साथ में फर्स्ट सेल परचेज हो, फर्स्ट सेलर एंड फर्स्ट बायर का केस हो। दैट इज रीसेल वाली प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, तब 120% का कंसेप्ट अप्लाई हो जाएगा। इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं। नीरज वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है। इन एग्जांपल्स को आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको बात समझ आएगी। मैंने बड़े फर्स्ट क्लास तरीके से टेबुलर प्रेजेंटेशन करते हुए आपको एक एक चीज़ बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपको लिखवा दी थी। ठीक, ये सब कुछ हुआ और यहीं पे हमारे पास कंसेप्ट आया सेक्शन 43CA का। बेचने वाला जो है वो अगर बिल्डर है, डेवलपर है, प्रॉपर्टी डीलर है तो उसकी तो बिजनेस इनकम है, तो वहाँ पे सेक्शन 43CA जाएगा। और जो खरीदने वाला है वो गिफ्ट की कैटेगरी में जाएगा, सेक्शन 56 में आएगा। तो बेचने वाला अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डर है, डेवलपर है, कोलैबोरेटर है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बेचने वाले के लिए जो सेल प्राइस है वहाँ पे भी आपने 110% वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। वहाँ पे भी आपने 110% वाला कंसेप्ट अप्लाई करना है। सेल प्राइस क्या माना जाएगा बेचने वाले के लिए? बिल्डर के लिए सेल प्राइस क्या माना जाएगा? बिल्डर के लिए सेल प्राइस होगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% सेल प्राइस से ज़्यादा है तो, और अगर वो 110% के बराबर या 110% से कम है तो जो एक्चुअल सेल प्राइस है उसी को हम लोग यहाँ पे सेल प्राइस मानेंगे। मैंने आपको इससे रिलेटेड बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था। डीएलएफ के मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे। प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के आपको मैंने ये वाली बात सिखाई थी। देन गिफ्ट के कुछ एक्सेप्शनल केसेस थे, वो भी एक बार फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गिफ्ट के जो हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस हैं वो ये हैं कि अगर आपको ये गिफ्ट रिलेटिव से मिल रहा होगा तो वो 100% एग्जेम्प्ट है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमें पता ही है। दूसरा जो एक्सेप्शन केस था वो ये था कि अगर आपको ये गिफ्ट मिल रहा है आपको अपनी शादी पे, आपको मिल रहा है और आपको अपनी शादी पे मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। अगर भाई बहन की शादी पे आपको गिफ्ट मिल रहा है तो आपके लिए टैक्सेबल होगा। इसी प्रकार से अगर आपको अपने बच्चों की शादी के ऊपर गिफ्ट मिल रहा है तो भी आपके लिए टैक्सेबल होगा। आपके लिए एग्जेम्प्ट सिर्फ एक सिचुएशन में होगा, आपको गिफ्ट मिलता हो, आपको अपनी शादी के टाइम पर वो गिफ्ट मिलता हो तो वो सब कुछ एग्जेम्प्ट है, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो नॉन मॉनेटरी हो, चाहे आपको रिलेटिव से मिल रहा हो या आपको नॉन रिलेटिव से मिल रहा हो, किसी से भी मिल रहा होगा उसे फुली एग्जेम्प्ट रखा जाएगा, कभी भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। एक और एक्सेप्शन केस था कि अगर ये गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं विल के मुताबिक, इनहेरिटेंस के मुताबिक, तो फिर विल और इनहेरिटेंस में अगर आपको गिफ्ट मिलेंगे तो उनको भी फुली एग्जेम्प्ट रखा गया है, उनके लिए भी कभी टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसे ही जो गिफ्ट दे रहा है, जो डोनर है, अगर डोनर गिफ्ट देने वालों को ऐसा लगता है कि उसकी डेथ होने वाली है, ही एंटिसिपेट्स टू डाई, और साइंटिफिक एंटिसिपेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे को रात को सपना आया जी मैं मरने वाला हूँ, नॉट दैट वे, बट प्रॉपर साइंटिफिकली अगर डॉक्टर्स के सर्टिफिकेशंस हैं कि अ पर्सन इज अबाउट टू डाई, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से आजकल डॉक्टर्स गेस कर लेते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति एंटिसिपेट करता है, कंटेम्पलेट करता है कि उसकी डेथ होने वाली है और
उसकी वजह से अगर वो गिफ्ट दे रहा है तो जिसको गिफ्ट मिलेगा वो उसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शशि नाम का एक व्यक्ति है जो कि एक केयर टेकर है। किसका केयर टेकर है? 85 साल का एक बुढ़ा है जो बिजनेसमैन है, उसका केयर टेकर है। और बिजनेसमैन को अब ऐसा लगता है कि उसकी डेथ होने वाली है। डॉक्टर्स ने सर्टिफाई कर दिया है कि साहब इसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि इसको ब्लड कैंसर है। मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसे सिचुएशन में शशि को अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा, वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। इसी प्रकार से ट्रस्ट में अगर ट्रस्ट की तरफ से हमें कोई गिफ्ट मिल रहा होगा तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। आपको याद होगा मैंने सलमान खान का एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया था। देन अगर कोई इंडिविजुअल है जिसको लोकल अथॉरिटी से कोई पैसा मिल रहा है या कोई इस प्रकार का कोई सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट रखा गया है, उसको भी टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गिफ्ट में हमने कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स करे थे। वो ये था कि अगर गिफ्ट एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिल रहा हो, कहाँ से मिल रहा हो? गिफ्ट अगर एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिल रहा हो, अपने मेंबर्स से मिल रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में वो 100% एग्जेम्प्ट रहेगा, कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। इट विल ऑलवेज बी 100% एग्जेम्प्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, अमाउंट एंड द वैल्यू। लेकिन अगर आप इसको उल्टा कर दें, अगर ये गिफ्ट मिल रहा है किसी मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से, अगर एक गिफ्ट मिल रहा है किसी मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से मिल रहा है, एचयूएफ के मेंबर को मिल रहा है लेकिन एचयूएफ से मिल रहा है। पहले वाले केस में क्या था? पहले वाले केस में था गिफ्ट एचयूएफ को मिल रहा है। अब हम लोग ये बात करें कि मेंबर जो एचयूएफ के मेंबर है उसको गिफ्ट मिल रहा है, एचयूएफ से गिफ्ट मिल रहा है, तो फिर उसको मेंबर के लिए फुली टैक्सेबल किया गया है, कभी भी उसको एग्जेम्प्ट नहीं रखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर गिफ्ट एक एम्प्लॉय को मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, जहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, सैलरी के चैप्टर की बात करते हैं, अगर एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलता है अपने एम्प्लॉयर से सैलरी के चैप्टर में, तो वहाँ पे हम लोग 5,000 रुपये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे। गिफ्ट इन कैश विल बी फुली टैक्सेबल एंड गिफ्ट इन काइंड में 5,000 रुपये वाली लिमिट अप्लाई करेंगे। 5,000 या 5,000 से कम है तो सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 5,000 से ज़्यादा है तो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको कोई गिफ्ट बिजनेस कैपेसिटी में मिल रहा होगा तो फिर वो गिफ्ट या परकोजिट्स आपके लिए टैक्सेबल होंगे बिजनेस के इनकम के चैप्टर में, सेक्शन नंबर 28 में, और उससे रिलेटेड टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे सेक्शन 194R के। जो इस बार नया सेक्शन आया है वो आपने करके जाना है। 194R के टीडीएस के प्रोविजन ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। देन हाँ, ये 194R वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, तो 194R करके जाना है। इसी प्रकार से अगर कोई गिफ्ट एक रेसिडेंट दे रहा है किसी नॉन रेसिडेंट को, गिफ्ट्स आर गिवन बाय अ रेसिडेंट टू अ नॉन रेसिडेंट, तो जो भी गिफ्ट्स होंगे वो गिफ्ट्स आपके लिए टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे वो देख लेना। अगर वो गिफ्ट मॉनेटरी नेचर का है तो डेफिनेटली वो टैक्सेबल होगा। इट विल बी डीम्ड टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया, सेक्शन नंबर 9। और अगर वो गिफ्ट नॉन मॉनेटरी नेचर का है तो फिर डेफिनेटली वो नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होने वाला है। ठीक, तो गिफ्ट के प्रोविजंस हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट करे थे। और उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आया था वो था डिविडेंड्स का। वो टॉपिक था हमारे पास डिविडेंड्स का। डिविडेंड्स में हम लोगों ने जो सेक्शंस करने हैं वो सेक्शन 56 और सेक्शन 2 क्लॉज 22 जो डीम डिविडेंड का है वो हमने करना है। डिविडेंड्स में मैंने आपको ये कहा था कि साहब डिविडेंड का पैसा हमेशा टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। तो चाहे कोई स्टॉक ब्रोकर है, अगर वो डिविडेंड कमा रहा है तो इवन दो उसकी बिजनेस इनकम है लेकिन आप टैक्सेबल करेंगे एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। डिविडेंड्स की जब हम लोग बात करते हैं तो डिविडेंड्स कौन कौन से डिविडेंड्स हो सकते हैं? इक्विटी का डिविडेंड हो सकता है, प्रेफरेंस का डिविडेंड हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स का डिविडेंड हो सकता है, और इसी प्रकार से कोई फाइनल डिविडेंड, कोई इंटरम डिविडेंड हो सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी डिविडेंड।
ये जो डिविडेंड है, ये डिविडेंड का पैसा हमेशा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा, चाहे आपने सिक्योरिटीज को होल्ड किया हो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में या आपने उसको होल्ड किया हो स्टॉक इन ट्रेड के फॉर्म में, इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी टैक्सेबल एज द इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। देन अगर हम लोग यहाँ से और अगर आगे चलते हैं, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि आप रियल लाइफ में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या किसी ने शेयर्स इन्वेस्टमेंट के तौर पे होल्ड करे हैं या शेयर्स को उसने स्टॉक के तौर पे होल्ड करा है। वो कैसे होगा वो मैंने आपको बताया था, बैलेंस शीट में चेक कर लेना कि उसके शेयर्स कहाँ पे शो हो रहे हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। देन एग्जाम्पल्स वगैरह हमने सब कुछ करे थे। इसके साथ साथ में अगर डिविडेंड्स आपको मिलते हैं डोमेस्टिक कंपनी से तो भी टैक्सेबल है, डिविडेंड अगर आपको मिलता है फॉरेन कंपनी से तो भी टैक्सेबल है, डिविडेंड अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिलता है तो भी टैक्सेबल है, डिविडेंड अगर आपको म्यूचुअल फंड या यूटीए से मिलता है वो भी टैक्सेबल है। सभी प्रकार के डिविडेंड आपके लिए टैक्सेबल होंगे एज इनकम ऑफ अदर सोर्सेस। डिविडेंड से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेक्शन 57 में एक्सपेंसेस के बारे में मेंशन है। जो डिविडेंड कमाने के लिए एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस लेस करने अलाउ किए गए हैं सब्जेक्ट टू अ पर्टिकुलर लिमिट, एंड दैट लिमिट इज व्हाट, दैट लिमिट इज 20% ऑफ द डिविडेंड। तो जितना आप डिविडेंड कमा रहे हैं उस डिविडेंड का मैक्सिमम 20% आप अपना डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम कहा मैंने, इसका मतलब ये हुआ कि आप चेक कर लेना एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं और साथ में चेक कर लेना कि 20% डिविडेंड कितना है। दोनों में से जो लोअर होगा वो अमाउंट आप लेस कर देंगे। एक और बात, मैं यहाँ पे 2-3 बार मैंने वर्ड बोला एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? तो याद रखिएगा हम सिर्फ एक प्रकार के एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं। वो एक एक्सपेंस कौन सा? इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अगर मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए अगर मैंने कोई लोन लिया है तो उस लोन का इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो लोन का इंटरेस्ट अमाउंट जो होगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। लोन का इंटरेस्ट अमाउंट को आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल डिविडेंड के 20% के साथ। दोनों का जो लोअर अमाउंट होगा उससे लेस करना अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा और कोई भी एक्सपेंस को लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। कंचन नाम की एक स्टूडेंट आती थी क्लास में, उनका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पे करवा दिया था। लॉसेस की बात करें तो क्या होगा? देखो डिविडेंड इनकम की वजह से तो लॉस हो नहीं सकता, क्योंकि आप जो एक्सपेंसेस लेस कर रहे हो इंटरेस्ट के फॉर्म में वो एक लिमिट पे लेस करो, 20% है, उससे ज़्यादा आप लेस कर नहीं सकते। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिविडेंड की वजह से आपको लॉस नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, दूसरे प्रकार के लॉसेस तो हो ही सकते हैं। अगर किसी दूसरे प्रकार के लॉसेस हैं तो उन लॉसेस को आप डिविडेंड की इनकम में से सेट ऑफ करना चाहते हो, आप सेट ऑफ कर सकते हो। कोई रोक टोक नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप आराम से उसको सेट ऑफ कर सकते हो। देन मैंने आपको इसमें कुछ और बातें इसमें जैसे मैंने आपको बताई थी वो हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदर टाइप ऑफ लॉसेस आर अलाउड टू बी सेट ऑफ फ्रॉम द डिविडेंड इनकम। जयश्री का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। यू शुड अप्रिशिएट कि मैंने हर एक छोटे से छोटे पॉइंट के ऊपर भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है। हर एक बात को समझाने के लिए एग्जाम्पल है। नोट्स इतने अच्छे नोट्स बने हुए हैं कि अगर कोई भी नोट्स को ईमानदारी से करेगा तो उसको परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। पर मैंने एक वर्ड यूज़ करा, ईमानदारी से करेगा। तो अब आप कितनी ईमानदारी से करते हैं, दिस इज फॉर यू टू डिसाइड। देन डिविडेंड्स के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं। अगर वो डिविडेंड्स इक्विटी का है या प्रेफरेंस का है तो 194 लग जाएगा। अगर वो डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स का है तो फिर 194K लग जाएगा। 194K हो या 194 हो, दोनों टीडीएस के सेक्शन मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं इन द चैप्टर ऑफ टीडीएस। डिविडेंड्स में एक और कंसेप्ट हम लोगों ने किया था, दैट वाज इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड और एटीएम का डिडक्शन के बारे में हमने बात करी थी। मैंने आपको इसमें ये बताया था कि एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, ये कुछ शेयर्स होल्ड करती है वाई लिमिटेड में,
और ये जो कंपनी वाई लिमिटेड है ये आगे जेड लिमिटेड में कुछ शेयर्स होल्ड करती है, जहाँ पे वाई लिमिटेड को जेड से डिविडेंड मिलता भी है और ये आगे डिविडेंड देती भी है। सिमिलरली वाई लिमिटेड जो है ये डिविडेंड देती है एक्स को और इसको डिविडेंड मिलता है एक्स से। तो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। हम लोग बात करते हैं वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई एक ऐसी कंपनी है जिसको डिविडेंड मिल भी रहा है और डिविडेंड दे भी रहा है, इवन दो एक्स में भी ऐसे ही है और जेड में भी ऐसे ही है। तो जहाँ पे आपको डिविडेंड मिल भी रहा है और डिविडेंड आप दे भी रहे हैं, वहाँ पे 80M के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। 80M मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको करवाया था। मैंने आपको बताया 80M जो है ये अप्लाई सिर्फ तब होगा जब कंपनी डोमेस्टिक कंपनी होगी। 80M का जो डिडक्शन है वो डोमेस्टिक कंपनी को मिलेगा सिर्फ तब जब वो डिविडेंड कमा रहा होगा और वो डिविडेंड किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी से कमाए या फॉरेन कंपनी से कमाए। और लेकिन जब वो डिविडेंड देना है तो वो डिविडेंड देना किसको है? सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी को। जो 80M का डिडक्शन होगा वो डिडक्शन होगा लोअर, किस किस का लोअर? जितना डिविडेंड कमाया वो या फिर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा वो, दोनों में से जो भी लोअर अमाउंट होगा उस लोअर अमाउंट का 80M में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चेक करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक पर्टिकुलर तारीख तक होनी चाहिए जिसे ड्यू डेट कहा गया है। एंड व्हाट इज़ द ड्यू डेट? द ड्यू डेट इज़ जिस दिन आपने अपनी ITR सबमिट करनी है, लास्ट डेट है आपकी ITR सबमिशन की, ड्यू डेट है आपकी ITR सबमिशन की, उससे 1 महीना पहले वाली तारीख को ड्यू डेट कहा गया है। मैंने आपको GDC लिमिटेड के नाम का इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ठीक है जी। तो गिफ्ट और डिविडेंड मैंने आपके साथ यहाँ पर कंप्लीट किया। अगला टॉपिक जो है डीम डिविडेंड का, वो मैं आपके साथ कल करता हूँ और उसके साथ साथ में जो अदर सोर्सेज का बाकी का एरिया बचा हुआ है वो भी मैं आप लोगों के साथ कल कंप्लीट कर दूँगा। कल मंडे है लेकिन मैं ये सेशन रिकॉर्ड करके आपको ज़रूर दे दूँगा। एवरी इवनिंग रात 11 बजे आपको ये रिकॉर्डेड सेशंस मिलते रहेंगे। लेकिन कल लाइव 7 बजे मैं आप लोगों को मिलूँगा, तो वहाँ पे I'll start the topic of GST, I'll start the subject of GST with you। अपना GST का रजिस्टर लेके अपने साथ में बैठिएगा। I promise you won't be disappointed। मैं आपको मिलता हूँ कल लाइव क्लास में। आज यहाँ तक, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एंजॉय योरसेल्फ। हैप्पी संडे टू यू।